डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स जो 2026 के लिए निकाला गया था इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। उसके हर ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसका वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। सो परवैद्युतांक का SI मात्रक पूछा जा रहा है। यूं तो मैं बहुत आसानी से बोल दूं, लेकिन आपको तरीके के साथ बता देता हूं। एक तो फैराड पर मीटर होता है और दूसरा होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं, देखो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है F का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो क्रॉस शिफ्ट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट को यहां पहुंचा दूंगा और F को यहां पहुंचा दूंगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F और ऊपर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। देखिए, ऊपर Q1 Q2 है तो कूलम स्क्वायर हो गया, दो चार्ज है। नीचे 4 पाई नंबर है और फोर्स का होता है न्यूटन और R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से प्लस इसका एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं फराड पर मीटर। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि द सेकंड क्वेश्चन इज आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है सम ऑफ चार्जेज ऑन टू प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज। तो देखो, एक प्लेट होता है प्लस और एक होता है माइनस, तो अगर टोटल सम आप निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। राइट, नेक्स्ट, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब देखोगे आप तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बट उसके कारण करंट नहीं बनती है। करंट बनती है ड्रिफ्टिंग के कारण। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही करंट बनती है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। यानी कोई इकाई धनावेश है, ऐसा कोई सरफेस है और इसके अंदर एक 1 कूलम का चार्ज है। फाई क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे 1 हो गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स हो जाएगा। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज विल बी। तो देखिए, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपॉन R। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप यहां से देख सकते हैं V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, नेक्स्ट, 64 समरूप बूंदे, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. Capacity of the big drop will be। इसको मैंने सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था। ये इसको मैंने दो तरीके से बताया था, मैं शॉर्टकट एक तरीका बता देता हूं। एक तो आप ये कर सकते हो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बड़े वाले का हो गया, और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसके साथ 64 मिला देंगे। 64 मिल के बड़ा बना है, तो यहां से भी एक आता है, लंबा प्रोसेस है ये। एक आसान तरीका बताता हूं, कैपिटल C इक्वल टू n 1/3 स्मॉल c। तो C इक्वल टू n कितना है, 64। 64 का पावर 1/3 इंटू C कितना है, स्मॉल c। स्मॉल c दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, तो 5। ठीक है, 64 का 1/3 हो जाता है 4, यानी 4 का क्यूब, और पावर 1/3 3 कट जाएगा तो 4 इंटू 5 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दिस इज द ऑप्शन, 20 माइक्रोफैराड। क्लियर है? तो यहां से देखिए, इधर आप C निकालेंगे तो 64 का आप लिख सकते हो 4 का पावर 3 और 1/3 पहले से है,
तो 1 3 से 3 कट गया 4 और इंटू में कितना है 5 माइक्रोफैराड, तो 20 माइक्रोफैराड। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 माइक्रोफैराड इज द राइट ऑप्शन, 20 माइक्रोफैराड। ओके, so this will be 20 microfarad। next question is electric field line provides information about, तो field strength का देता है, डायरेक्शन का देता है, नेचर ऑफ चार्ज बताता है, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, यानी कोई पॉइंट चार्ज है अगर प्लस है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर निकलेंगी, तो नेचर बता देगा ये, प्लस डायरेक्शन तो बता ही रहा है, रेडियली आउटवर्ड, अगर माइनस होगा तो रेडियली इनवर्ड, प्लस स्ट्रेंथ भी बताता है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ज्यादा स्ट्रेंथ बताएगा ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये स्फीयर है तो इसके सेंटर पे होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², क्योंकि सभी चार्ज सरफेस पे ही होते हैं, अंदर चार्ज नहीं होता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां से मूव कीजिए आप, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, सेंटर की तरफ कहीं मूव कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। सो 0 एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इंटरनल रेसिस्टेंस, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, किसी सेल का ईएमएफ निकालना और किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को पता करना, तीनों काम करता है ये। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। सो पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर। वोल्टमीटर भी नापता है लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, देखो when the separation between two charges is increased the electric potential energy of the system of charges, इसका सही आंसर होता है मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, बोर्ड इसका गलत आंसर मारता है, मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे ये चार्जेस पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिया दो चार्जेस, एक 4 और एक 4, बीच का डिस्टेंस है 2। ठीक है, दोनों प्लस है, तो ये आ जाएगा कि Q1 Q2/R होता है, तो 4 × 4 16 और बटे में R कितना है 2, यानी 8 के आया। ठीक है, अगर दूरी बढ़ा दूं मैं 4 कर दूं तो 4 और 4 और दूरी बढ़ा के 4 कर दिए, तो अब हो जाएगा 16K/4, 16K/4 यानी ठीक है 4K, और यहाँ पे 8K था, यानी क्या हुआ, देखिए दूरी बढ़ा देने से घट गया। लेकिन अगर चार्जेज निगेटिव और पॉजिटिव रहते ना तो क्या होता, उल्टा कहानी हो जाती। आप करके देख सकते हैं, देखिए 4 और एक -4 और 2, इसमें क्योंकि स्केलर होता है पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें विद साइन लिया जाता है। सो यहाँ पे हो जाएगा -16K/2 यानी -8K, और दूसरा वाला कंडीशन लूंगा तो आएगा -16K, ठीक है, /4 यानी -4K, तो -4K बड़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पे से बढ़ता ही नहीं घटता भी है, डिपेंड करता है किस नेचर के चार्जेज है। सो द राइट ऑप्शन विल बी मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, मे इंक्रीज और डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर, हाँ एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, if the diameter of the wire is half by stretching it then the resistance of the wire will become। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे बनाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं मैं, R2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है n का पावर 4 R1, where n is the factor by which its R और डायमीटर, इस रेडियस और डायमीटर डिक्रीजेस। ठीक है, तो डायमीटर डिक्रीज हुआ है आधा, मतलब 1/2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 2 गुना कम हुआ है, आधा हुआ है ना, मतलब 2 गुना, वो फैक्टर है n जिससे R यानी रेडियस या डायमीटर कम होता है, तो 2 गुना कम हुआ है, आधा मतलब 2 गुना कम हुआ है, तो n के जगह पे 2 रखेंगे। तो देखिए R2 इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू R1 कितना है R, तो 2 का पावर 4 कितना हुआ, 2 × 2 4 8 16 16 R हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 16R।
सो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन होगा 16R, राइट। ऑप्शन याद रखिएगा, n का पावर 4 R1, यानी n वो फैक्टर है जितना गुना रेडियस या डायमीटर कम होता है। तो 2 गुना कम हुआ है तो बस लगा देना है, 2 का पावर 4 इंटू R1, और R1 कितना था? R1 R है तो मतलब 16R हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टर शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक प्लेट के कारण, एक थिन प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, two capacitors C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 4 microfarad are connected in series। तो देखो ये सीरीज में रहेगा ना, तो सीरीज में किसका फॉर्मूला होता है? C1 C2 by C1 plus C2, यानी 2 into 4 by 2 plus 4, तो ये हो जाएगा 8 by 6, 8 by 6 हुआ C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट हुआ 8 by 6। डन। नेक्स्ट है, इसको 1200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी। तो सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट तो हमारा आ गया, अब Q निकालेंगे। तो Q क्या होता है? Q होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, Q इक्वल टू CV। सो Q निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट हमारा निकला है 8 by 6 और वोल्टेज है 1200। 6 से 2 बार में और 2 जीरो, यानी 200 इंटू 8, 1600 आया आपका चार्ज। ठीक है, पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है क्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको सिखाया गया था कि इसको निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपली है। देखो सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है और चार्ज सेम रहता है, तो V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन C1। सो Q कितना है? 1600, और C1 कितना है? 2, यानी 800 माइक्रोफैराड आएगा। क्लियर है? द आंसर इज 800 वोल्ट, नॉट माइक्रोफैराड, 800 वोल्ट। ठीक है, Q 1600, 1600 Q आ गया माइक्रोकूलम, और ये 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो माइक्रो भी कटेगा, और 1600 बाई 2 यानी 800 वोल्ट। तो V1 विल बी इक्वल टू 800 वोल्ट, ऐसे निकालना है। पहले आप C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा? C1 C2 by C1 plus C2। उसके बाद Q निकाल लेंगे, और उसके बाद V1 हो जाएगा Q by C1, और इस तरह से आ जाएगा 800। डन। सो द ऑप्शन इज 800 वोल्ट, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। मिनिमम नंबर मतलब कितना मिनिमम जोड़ने से 5 आ जाएगा। तो देखो ऐसा जोड़ सकते हैं हम लोग, 2 को सीरीज में जोड़ दीजिए, तो 2 सीरीज में जोड़ा जाएगा 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, यानी 4 बाई 4 1, और 2 को पैरेलल में जोड़ दीजिए। ऐसा 2 को सीरीज में हो गया ना, अच्छा गलत जोड़ रहा हूं, ऐसे जोड़ देते हैं। 2 को सीरीज में जोड़ देता हूं, फिर एक पैरेलल, फिर एक पैरेलल। तो कम से कम कितने चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, ताकि 5 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला 2 जोड़िएगा सीरीज में तो 1 आएगा, 1, और ये तीनों पैरेलल में, ये दोनों का इक्विवेलेंट 1, और तीनों पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज the stored energy of a capacitor 200 volt is 1 joule, capacitance of the capacitor is। तो देखो फॉर्मूला लगा लो, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी बोल रहा है 1 जूल है। ठीक है, 100 वोल्ट पे करने पे तो 1 बाई 2 इंटू C, और V स्क्वायर 100 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 4, 2 चला जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इक्वल टू C इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 नीचे आएगा, तो C इक्वल टू 2 बाई 10 का पावर 4, और ऊपर जाएगा -4। सो 2 इंटू 10 का पावर -4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 2 इंटू 10 का पावर -4, ये हो जाएगा फैराड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, 2 इंटू 10 का पावर -4।
ओके तो ऑप्शन कौन सा था, किधर आ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सारा ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। Q इक्वल टू एन ई लगा के बनाएंगे, ठीक है। देखो Q इक्वल टू एन ई, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। सो N इक्वल टू 1 कूलम है और बटे में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हुआ, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 × 10⁻18, ठीक है। जोड़ेंगे तो फिर 19 हो जाएगा। ये -19 जो है ये ऊपर जाएगा तो +19 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻18 और बटे में 1.6 है। 1.6 से भाग देंगे तो आएगा 6.25, ये आएगा 6.25 × 10⁻18, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रति सेकंड जा रहे हैं ना, टाइम तो 1 ही सेकंड है, तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ठीक है। क्योंकि आई क्या होता है, Q अपॉन T, ठीक है। Q है 1 कूलम और बटे में 1 सेकंड। सो 1 कूलम के जगह पे मुझे आ गया 6.25 × 10⁻18, टाइम 1 सेकंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो होती है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन सारा ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी को 19 लिखा होता अगर 10⁻19 तो सही हो जाता, ठीक। तो सारा ऑप्शन गलत है इसमें, नॉट इवन ए सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। सही से आप बना लीजिएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। और ये नंबर याद भी रखिएगा, ताकि यही है 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये भी याद रखिएगा आगे एनर्जी के कन्वर्जन में। सो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको पता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिज्म में या सोलेनॉइड का क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी B²/2 म्यू नॉट। सो दोनों एनर्जी डेंसिटी है, तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा। तो डायरेक्ट एकदम आपको याद रखना है कि ये और ये दोनों एनर्जी डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी में है और ये मैग्नेटिज्म में है, B²/2 म्यू नॉट। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो म्यू इक्वल टू यानी मोबिलिटी होता है VD अपॉन E, ठीक है। सो VD हो गया म्यू इंटू E, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, सो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है which of the following is correct for current density। तो देखो, करंट का फॉर्मूला होता है, रियल फॉर्मूला I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। और A को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा I अपॉन A इक्वल टू NEVD, ठीक है। I अपॉन A को करंट डेंसिटी कहा जाता है J, और NEVD यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जगह पे चार्ज ले लिया है तो NQVD हो जाएगा, NQVD, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्चुअली NEVD होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो देखो, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन पे होता है और दूसरा एनर्जी के कंजर्वेशन पे होता है। तो पहला चार्ज के कंजर्वेशन पे, ठीक है, चार्ज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में 3 capacitors of each capacitance 6 microfarad are available. The minimum and maximum capacitance which may be obtained with their combination will be। तो देखो, अगर इनको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो मिनिमम आएगा। तो सीरीज में क्या होगा, 6 का N/C, 6/3 है ना, 6/3 2 आएगा, तो सीरीज में 2 आ जाएगा और पैरेलल में 18 आ जाएगा। तो 2 और 18 आएगा, इससे कम नहीं, सीरीज में उससे कम नहीं होता है। तो 2/18, 2 और 18 यानी पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6 + 6 + 6
18, और n बाई सी होता है शॉर्टकट, अगर हम सीरीज में जोड़ना चाह रहे हैं तो n सी बाई एन होता है, तो c कितना है 6 और n कितना है 3 नंबर है, तो हो जाएगा 6 बाई 3, तो 2 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Quantization of charge indicates that a charge which a fraction of charge which is a fraction of charge e छोड़ दिया है, which is a fraction of charge on an electron is not possible। बिल्कुल सही है। अभी जो ऊपर बताया q इक्वल टू एन ई, जो ये n है वो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, ये इंटीजर होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सो दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन इज ऑल अबाउट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन दीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 दीजिए 2 निकालिए, 1 करोड़ दीजिए 1 करोड़ निकालिए। 1.2 इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, अंश पॉसिबल नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम द लिंक फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन फाई इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू छोड़ दिया है इंग्लिश में, फाई इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। तो देखो सबसे पहले डी फाई अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। डी फाई अपॉन डी टी, तो आपको डिफरेंशिएशन अगर आता है तो इस 6 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, टी स्क्वायर का 2t, तो 12t माइनस 5t का 5 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन dt 1, तो 5 और 1 का हो जाएगा 0। अब t का वैल्यू 0.5 रखेंगे, तो d5 अपॉन dt 12 इंटू t 0.25 है, 0.25 का मीनिंग हुआ 1/4 और माइनस में 5 है, ठीक है। सो 4 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ रहा है 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, d5 अपॉन dt का, ये होता है माइनस e के बराबर, d5 अपॉन dt माइनस e के बराबर, तो ये माइनस से माइनस कट गया, सो e इक्वल टू यानी EMF इक्वल टू 2, तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R, यानी E अपॉन R लिख सकते हैं, तो 2 अपॉन रेजिस्टेंस 10 है, सो ये हो जाएगा I इक्वल टू E कितना आ गया 2 और रेजिस्टेंस 10 है, तो 0.2 आ जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 0.2, राइट। सो 0.2 पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद वो EMF हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू EMF। सो इस तरह से 0.2 इज द राइट ऑप्शन, ये ठीक है। In an electric circuit, algebraic sum of all the current at a point is 0. The algebraic sum of all the current meeting at a point is 0. This is Kirchhoff's first law. ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 25 नंबर, ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है। और बोल रहा है कि बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब सी प्लस है तभी आकर्षित करेगा। सो ए और सी होंगे, तो अब पूछ रहा है ए और सी होंगे, तो ये प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे, आकर्षित होंगे, यानी विल रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट, इन एन एसी सर्किट next question is, in AC circuit the current and voltage are given by I equal to 5 cos omega t and V equal to 200 sin omega t respectively. Power loss in the circuit is, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको इरेज किया जाए। तो इसमें दिया है I 5 cos ओमेगा टी, 5 cos ओमेगा टी, ठीक है। और भी दिया है 200 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग sin ओमेगा टी को लिख सकते हैं cos ओमेगा टी माइनस 90, cos ओमेगा टी माइनस 90 या 90 माइनस ओमेगा टी। सो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में ये ओमेगा टी, और साइन को अगर cos के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा। सो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 90 का आ रहा है,
90 दोनों में। करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस हमारा आ रहा है वो 90 का आ रहा है, फाई इक्वल टू 90 हो रहा है, क्योंकि अगर साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो फेज डिफरेंस मेरा 90 का आ रहा है। ठीक है, अब अगर फेज डिफरेंस 90 आ गया तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और फाई का मतलब 90 अगर लिख देंगे हम लोग तो जीरो, यानी ये सब जीरो, सो पावर कितना हो जाएगा, जीरो। सो क्वेश्चन नंबर 26 में द ऑप्शन विल बी जीरो, द ऑप्शन विल बी जीरो। ठीक, ये अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसका ऑप्शन होगा जीरो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी इज। तो देखिए आई इक्वल टू दिया हुआ है 60 साइन 100 पाई टी, तो आई नॉट क्या है, इसको कंपेयर कर लीजिए। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो आई नॉट का वैल्यू 60 है, आई नॉट 60 है। ठीक है, और आई नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो अगर आपको पता है तो आई आर एम एस जो होता है ना, आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस जो होता है वो आई नॉट बाई रूट टू के बराबर होता है। ठीक है, सो आई आर एम एस कितना, 60 बाई रूट टू आएगा, 60 बाई रूट टू। तो 60 बाई रूट टू, देखो वैल्यू होगा ये 60 बाई रूट टू। अगर रूट टू से गुणा कर दें और नीचे भी रूट टू से कर दें तो रूट टू इंटू रूट टू टू, और टू से ये कट जाएगा, 30 रूट टू आंसर आएगा, तो 30 रूट टू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी 30 रूट टू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि a charge q placed at the center of the on the line joining two charges q will be in equilibrium if q will be equal to, कूलम्स लॉ में ये एकदम सॉलिड सा क्वेश्चन है। सेंटअप में भी बताया गया था, सेंटअप वाले वीडियो में -q/4 होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, सो सीधा सीधा ऑप्शन बी -q/4। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E सो दैट द इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, गौर से देखिए। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसा डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री कर दे, हम इसको घुमा के इसको टर्न करके 0 कर दे, एक्चुअली होता है टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, तो टॉ जब 0 होता है ना तो दो कंडीशन में 0 होता है, साइन 0 भी और 180 भी। तो टॉ 0 जब साइन 0 होगा तो भी, और टॉ 0 होता है जब 180 होता है तो भी, यानी थीटा जब 0 होता है तो भी और थीटा जब 180 होता है तो भी। लेकिन फर्क क्या है कि किसी भी कंडीशन से ये जो डायपोल है ना, ये रोटेट होके यही आना चाहता है अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब दोनों इक्विलिब्रियम बोला जाता है, लेकिन कब कहां आना चाहता है, 0 डिग्री वाले एंगल पे, यानी घूम के। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से होता है, प्लस से, और टर्मिनेट कहां होता है, माइनस पे। तो अगर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो ये प्लस कहां आना चाहेगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होके। तो अल्टीमेटली ये जो डायपोल है वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी 0 डिग्री वाले कंडीशन में आना चाहता है, और इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 180 वाले को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉ का मान दो जगह 0 है, थीटा इक्वल टू 0 पे और थीटा इक्वल टू 180 पे। और इन दोनों कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब थीटा इक्वल टू 0, और अनस्टेबल होगा जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है तो डी। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो विजिबल में आता है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विजिबल में है। ठीक है,
3 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूवी में होता है, ठीक है। अब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके सेवरल थाउजेंड तक, मैं ऐसे ही लिख बोल दे रहा हूं, सेवरल थाउजेंड तक एक्सरे में आता है, तो ये 13.2 थाउजेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये का मतलब 1000, तो ये आएगा एक्सरे में, ठीक है। और फ्यू थाउजेंड से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आता है गामा में, ठीक है। तो ये अभी आएगा एक्सरे में, ठीक है। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, लैम्डा निकाल के देख सकते हैं। आपको बहुत सारा शॉर्टकट बताया गया है, एक्सी अपॉन लैम्डा, या सिर्फ लैम्डा निकालने का शॉर्टकट बताया गया है। 12400 बाई एनर्जी रख दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको सीधा आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा। और लैम्डा देख लीजिए किस रेंज में आ रहा है, तो उससे भी मालूम हो जाएगा। तो अभी का ऑप्शन हुआ एक्सरे। परिनालिका का चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, अभी ऊपर बताया था मैंने, एनर्जी डेंसिटी परिनालिका का सोलेनोइड का क्या होता है, b² / 2 μ0, ठीक। नेक्स्ट, Which of the following electromagnetic radiation has minimum wavelength? देखो, nu इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा का, तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ हुआ गामा का, क्योंकि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी परिपथ की परिभाषा, इंपिडेंस ऑफ आरसी सर्किट इज। देखो आरसी सर्किट का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32। तो आरसी सर्किट का क्या होगा, ये होता है R² प्लस XC का स्क्वायर अंडर रूट, और XC किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। तो यहाँ पे ओमेगा सी 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ये सही जा रहा है, बी, ठीक है। XC की जगह तो 1 अपॉन ओमेगा सी रख के स्क्वायर कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन आइडियल एलसी सर्किट। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। सो ये होता है कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के लिए पूछा जा रहा है, तो रेजोनेंस के लिए XL अपॉन XC, XL इक्वल टू XC, ठीक है। सो XL इक्वल टू XC 35। नेक्स्ट, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, देखो पावर फैक्टर होता है cos 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। चोक कुंडली किसके लिए डिजाइन होता है, LR सर्किट के लिए, और उसका फेज डिफरेंस 90 होता है। तो जब पावर फैक्टर हमारा P इक्वल टू cos 5 होता है, और जब फेज डिफरेंस 90 हो तो cos 90 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two cells having electromotive force E1 and E2 are identical resistance R1 and R2 are connected in parallel and internal resistance R1 and R2, अच्छा ये EMF है E1 and E2 और स्मॉल r है R1 and R2। इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में देखो उल्टा हो जाता है, ये E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ, देखो E1 बाई R1 E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा होता है, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट, in any moving coil galvanometer the relation between deflection theta and current flowing through it is, देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो होता है ना, असल में NIAB, ठीक है, यहां से
ठीक है, NIAB साइन थीटा इक्वल टू टॉ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहता है। NIAB वाला जो फॉर्मूला रहता है ना, और इधर थीटा रहता है एक तरफ, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है इसमें, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे हमारा ये रहता है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, मेन मोटिव यही होता है कि मोर द डिफ्लेक्शन मोर द करंट, सो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यही हमारा मोटिव होता है मेरिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट वन इज क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। देखिए, एवं क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म अपना खोने लगते हैं क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, और ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। सो दे विल बिकम पैरामैग्नेटिक। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ, देखो इक्वेटर पे 0 और पोल पे 90, ठीक है, याद रखिए इक्वेटर पे 0 पोल पे 90, सो पोल पे 90, डन। नेक्स्ट वन, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन, देन पावर फैक्टर cos फाई होता है, ठीक है, फाइंड द फेज डिफरेंस देन पावर फैक्टर cos फाई होता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको पावर फैक्टर cos फाई। प्रतिघात का मात्रक ये ओम होता है, और कैसे होता है ये भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। सेंटअप में भी पूछा था, सेंटअप में पूछा था तो मैंने बताया था। तो देखो XC जो होता है ना 1/ωc होता है, ठीक है। सो XC इक्वल टू 1/2 फ्रीक्वेंसी और इंटू C, ठीक है। सो XC इज इक्वल टू 2 तो नंबर है, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 फ्रीक्वेंसी का होता है 1/सेकेंड, और C मतलब कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है C/S, C इक्वल टू C/V, नॉट S, C/V, ठीक है। C इक्वल टू होता है ना Q/V, सो कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये इसमें से कूलम पर सेकंड, V तो चला जाएगा पलट के ऊपर, V चला गया पलट के ऊपर, देखो XC यहां से XC इक्वल टू ये जो V है ये पलट के चला जाएगा ऊपर, और कूलम बाय सेकंड I इक्वल टू होता है ना Q/T, तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, ठीक है, क्योंकि I इक्वल टू R इक्वल टू V/I होता है ना, सो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा ओम, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम, ये मैंने सेंटअप में ही बताया था आपको, तो ओम। नेक्स्ट, which of the following is not in electromagnetic spectrum, which of the following is not in electromagnetic spectrum, इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं है। गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, माइक्रो रेज होती है, बीटा नहीं होता, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद if the critical angle theta for glass to air, the refractive index of air with respect to glass will be, with respect to glass, तो refractive index of air with respect to glass equal to हो जाएगा sin I हो गया थीटा क्रिटिकल एंगल, sin C, और बटे में वो 90 हो जाता है तो 1, तो ये हो जाएगा sin थीटा, सो ऑप्शन sin थीटा, डन। क्योंकि ये हो जाएगा sin 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, sin 90 1, तो ऊपर sin थीटा, ग्लास विथ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट 45, the focal length of a lens refractive index 1.5 in air is 20, the focal length of that lens in medium of refractive index, देखो दोनों सेम मीडियम हो जाएगा ना तब ये दिक्कत होता है। दोनों सेम मीडियम हो जाने से क्या होगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमारा होता है पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ठीक है, डन। और ये देखो फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर हो जाएगा, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर, और दोनों सेम हो जाएगा ना तो हमारा फोकल लेंथ ये दोनों ही का यहाँ पे जब आप लगाएंगे ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए 1.5 तो ये जो आपका पावर निकलेगा ना वो 0 आ जाएगा, सो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/0, तो जैसे ही करोगे फोकल लेंथ इक्वल टू 1/0 पावर के जगह पे, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट,
ठीक है, क्योंकि सेम है। ये जादूगर वाला एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, ऐसा ही था। सेम रिफ्रैक्टिव हो जाने से क्या होता है, दोनों माइनस होकर जीरो हो जाएगा। सो पावर इक्वल टू जो फॉर्मूला आपका जीरो आ जाता है, तो पावर जीरो तो फोकल लेंथ 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट, a convex lens of 4 diopter power is used as simple microscope, its magnifying power will be। तो देखो पावर होता है 1 फोकल लेंथ, ठीक है, 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 पावर, यानी 1 पावर दिया है 4, 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। डी होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो जिसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 1/25 प्लस 25 कट के 1 प्लस 1 हो जाएगा, m इक्वल टू 1 प्लस 25/25 कट के 1 मतलब 2 हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट है द इमेज ऑफ द इमेज ऑफ एनी बॉडी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। तो देखो ह्यूमन आई पे जो बनता है ना, आई पे वो माइंड इसको सीधा सेंस करता है। ठीक है, जो भी ह्यूमन आई पे बनता है उसको माइंड सीधा सेंस करता है। बनता तो रियल है लेकिन उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड किधर है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, विद द राइज ऑफ वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक है, सो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस। 49 पे आते हैं, द विड्थ ऑफ फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू टू कोहेरेंट प्लेन सोर्स इज। देखो असल में विड्थ का फॉर्मूला हमारा बीटा या डब्ल्यू होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, सो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से उसके बाद डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शार्प स्ट्रेट एज। देखो ये इक्वल विड्थ की तो नहीं होती, अनइक्वल विड्थ की, सेंट्रल मैक्सिमा डबल होता है, तो नॉट ऑफ आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ। ठीक है, सिमेट्रिक शैडो बी वाला सही है इसमें। ठीक है, उसके बाद फ्रेजनल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो एक तो हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, और एक पढ़ा था थीटा इक्वल टू ए अपॉन जेड। ठीक है, ए अपॉन जेड, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन जेड। ठीक है, ए अपॉन जेड, तो जेड इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा फ्रेजनेस डिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसी को वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60, मतलब आई दे दिया 60 डिग्री। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉर्मल टू ईच अदर, यानी ये वाला है आई प्लस आर इक्वल टू 90। सो आई दिया है 60, तो आर इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब लगा दीजिए म्यू पूछ रहा है, तो साइन आई मतलब साइन 60 और बटे में साइन आर मतलब साइन 30। ऊपर है √3/2 और नीचे है 1/2, ये 2 कैंसिल, √3 आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बोल रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन डब्ल्यू। एक मेटल सरफेस है, यहाँ एक न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आके गिरती है और इसका वर्क फंक्शन है डब्ल्यू। ठीक है, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो देखो ई एनर्जी दिया, जिसमें से एनर्जी हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। निकलने के लिए इसने कितना खर्च किया, डब्ल्यू वर्क फंक्शन के बराबर, और जो बच गया वही इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो E इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट मैंने पढ़ाया था, ये W हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइव नॉट की जगह पे ये W बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स मोमेंटम ऑफ फोटोन, H अपॉन लैम्डा और H न्यू अपॉन C, दोनों सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The radius of Bohr's stable orbit for hydrogen is r. The radius of Bohr's second orbit is, देखो फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड और ये एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है। तो इसको आर कह रहा है, तो हाइड्रोजन एटम में तो जेड तो 1 हो गया, आर एन स्क्वायर, तो पहले ऑर्बिट के लिए आर, तो दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4r, तीसरे ऑर्बिट के लिए 9r, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4r। ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, 4r। सो ऑप्शन नंबर डी 4r। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इज, देखो पॉइंट सोर्स जो होता है ना, इससे हर तरफ बराबर फैलता है, ठीक है, बल्ब की तरह, तो इसका स्फेरिकल होता है, ठीक है, और लाइन का सिलिंड्रिकल होता है, तो इसका स्फेरिकल हो जाएगा। Which of the following shows hysteresis? तो देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस शो करते हैं, ठीक है, HB कर्व आपको याद होगा। Which of the following quantities does not change in refraction of light? देखो लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, मीडियम बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखो फॉर्मूला है एनर्जी का, टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है और इंटू में रहता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है जेड स्क्वायर का प्रोपोर्शनल और जेड के, तो जेड स्क्वायर का प्रोपोर्शनल दिख रहा है फॉर्मूला में, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, न्यूक्लियस इज, अच्छा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस, देखो ये बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है इसमें ऐसे रहता है, तो यहां से यहां तक यानी 30 से 170 तक लगभग कांस्टेंट रहता है आयरन को छोड़ के, तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है, 7.9 से 8 के आसपास रहता है, सब फेयरली कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का बाइनरी नंबर पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो 1 2 4 8, ठीक है, 8 के नीचे 1 रखेंगे, 8 हो गया, बाकी सब 0 0 कर दो और इसको 2 लगा दो, हो गया, यही ट्रिक है। सो देख लो कौन सा है, 1 0 0 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। द्विआधारी में 1 + 1 होता है, देखो इन बाइनरी नंबर 1 + 1 इज, तो ये अलग ट्रिक होता है बाइनरी और डेसिमल का, तो इसमें बाइनरी में 1 + 1 10 होता है, ठीक है, बाइनरी में। और देखो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो होता है y = a + b। नेक्स्ट, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तो बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, देखो TIR यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, TIR कहीं नहीं देखना है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है, देखो पी टाइप हो या एन टाइप हो वो न्यूट्रल ही होता है, उसका चार्ज 0 होता है, ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, सो न्यूट्रल। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, देन व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम रह जाता है फ्रीक्वेंसी और फुल वेव में डबल हो जाता है, सो 100 हर्ट्ज। ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1K टू T2K, यानी T1 केल्विन से T2 केल्विन तक अगर कूल किया जाता है तो रेसिस्टेंस, देखो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेसिस्टेंस घटता है, तो इस बार टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज, so the option will be increase. This is how we have seen each and every questions, objective questions of our model paper. So I hope you understand and see you all guys with the next video lecture. Thank you.